नमस्कार। अध्याय अपना चल रहा है भारत मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, और अपन ने एक कंपैरेटिव चार्ट स्टडी को यहाँ पर लिया हुआ है, इस एक मेथड को। कल तक हम लोगों ने जो लास्ट अपना एपिसोड था, कल से मेरा मतलब, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर इस बात को देख लिया था कि भारतीय जो यूरोपीय कंपनियां भारत में जब आईं तो उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर था, उनकी पहली फैक्ट्रीज और द्वितीय कोठी या फैक्ट्रीज उनकी कहाँ पर स्थापित हुई थी। आज हमें इस चार्ट को कैरी ऑन करना है, आगे लेकर चलना है। आइएगा, देखिएगा। यदि अपन देखें भारतीय व्यापारिक जो इनका साम्राज्य था, इस साम्राज्य का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, यानी कि जितनी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, एक बार अपन उस क्रम को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के पश्चात फिर डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद डैन आए और डैन के बाद फ्रेंच आए थे। तो ये जो इनका जो यहाँ पर कॉमर्स जो एम्पायर या बिजनेस एम्पायर जिनका इस्टेब्लिश हुआ, बाद में जब ये लोग अपनी एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की दिशा में इन लोगों ने ठोस कदम उठाए, तो इनका जो साम्राज्य स्थापित हुआ आरंभिक काल में, तो व्यापारिक साम्राज्य, इसके फाउंडर कौन थे, हमें वो देखना है, संस्थापक कौन थे। यदि हम पुर्तगाली कंपनी एस्तादो पुर्तगीज दी इंडिया की बात करें तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो उनका वायसरॉय या गवर्नर था, उसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। हमने देखा था कि इनका जो पहला मुख्यालय था वो कोचीन था पुर्तगालियों का 1509 में, और उसके पश्चात 1530 से फिर इनका जो एक स्थायी जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय बना वो गोवा रहा, और अंत तक वो गोवा ही रहा। लेकिन यदि हम ब्रिटिश कंपनी की बात करें, आप लोग ये भी देख चुके हैं अभी तक कि ब्रिटिश कंपनी का जो मूल नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। तो यदि हम बात करें कि इस कंपनी का जो व्यापारिक साम्राज्य और बाद में जो राजनीतिक साम्राज्य स्थापित हुआ भारतवर्ष में या हिंदुस्तान में, उसका संस्थापक ब्रिटिश कंपनी का था रॉबर्ट क्लाइव। और आप सब लोग इस बात से बेहतर वाकिफ हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी युद्ध में अपनी युक्ति बुद्धि से अपनी कूटनीति का स्पष्ट परिचय देते हुए बिना एक गोली चलाए भारत का इतिहास पन्नों में दर्ज करवा दिया था, वो बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध था। भले कुछ हुआ नहीं, हम एक छोटी सी झड़प के रूप में रहा, और के एम पनिक्कर साहब ने तो बहुत बड़ी बातें भी लिखी है इन तमाम घटनाओं के बारे में, जिन्हें हमें आगे ठीक से विस्तार पूर्वक देखना है। तो पुर्तगाली कंपनी का जो संस्थापक था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। यदि बात की जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडर था भारत में, संस्थापक था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। यदि इनकी बात की जाए कि इनका एक्चुअल फाउंडर कौन था, यानी ये तो संस्थापक हुआ, लेकिन यदि हम इनके वास्तविक संस्थापक की बात करें कि इन यूरोपीय कंपनियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा हमें यहाँ पर एक बात, सिर्फ एक कंपनी की चर्चा करनी है। पुर्तगाली जो कंपनी है उसका जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी पुर्तगालियों का गवर्नर या वायसरॉय था। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को संस्थापक माना जाता है। हम अगला कॉलम देखें कि इन कंपनियों का आरंभिक उद्देश्य क्या था, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो वाला जो सेगमेंट है, इनका आरंभिक उद्देश्य क्या था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनियों का आरंभिक जो उद्देश्य था वो था मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पर इसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी, जब आप परीक्षा हॉल में भी जाओगे, सबसे अधिक जो कट्टर धर्मांधता का परिचय, यानी कि रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर, रिलीजियस लेवल पर जिन लोगों ने बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं, टॉलरेंस या सहिष्णुता का परिचय नहीं दिया, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस का परिचय दिया, या ये लोग बिल्कुल कट्टर थे अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं के प्रति, और इन लोगों ने दमन किया जो नॉन पोर्तुगीज थे या जिन लोगों का धर्म इस क्रिश्चियनिटी नहीं था, तो वो पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी ने ईसाई मिशनरीज को पूरी तौर पर स्पष्ट परिचय, स्पष्ट फ्री हैंड दिया था कि चाहे आपको सामूहिक हत्याकांड करना पड़े गैर विधर्मियों का, लेकिन गैर धर्मियों का या ईसाई जो गैर ईसाई हैं, लेकिन आपको ईसाईकरण बेहतर करना है और जितने भी मंदिर मस्जिद है उन सबको बर्बाद करना है। इस चक्कर में इनका जो पहला शिकार बना वो था गोवा। गोवा में लगभग 60-70% जनता को ये ईसाई बनाने में सफल रहे थे, सारे मंदिर ध्वस्त किए। बस इनकी नीति एक जगह ना चली तो वो दमन दीव वाला गुजरात का एरिया था, और उन लोगों ने ब्रिटिश सम्राट को, वहाँ के गवर्नर ने लिखा भी था कि हम अपनी
ईसाई मिशनरीज की गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को या ईसाईकरण की प्रक्रिया को, धर्मांतरण को यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू बनिया वर्ग है। और यदि वो यहाँ से हमारे दमन से प्रभावित होकर माइग्रेट कर गया, पलायन कर गया, तो फिर व्यापारिक परिस्थितियाँ हमारे लिए बेहद चिंताजनक हो जाएंगी। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए निकलता है कि जहाँ ये पुर्तगालियों ने अपनी कट्टरता का परिचय दिया, कौन सा वो प्रदेश था जहाँ पर ये अपनी कट्टरता से अपनी ईसाई मिशनरीज की गतिविधियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? तो उसकी वजह इनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे, आर्थिक हित थे, और वो एरिया गुजरात का दमन दीव वाला एरिया है। इन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो जनसंख्या है, और चूंकि यदि ये इलाका हमारे यहाँ से निकल गया, हम धार्मिक यदि यहाँ गतिविधियों को वैसे ही अंजाम देंगे, और यदि यहाँ पर जो बेनिफिशियल समय या जो बेनिफिट समय जो सी कोस्ट के होने के नाते, समुद्री बंदरगाह किनारा होने के नाते समुद्री व्यापार से मिलता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये बात को आपको याद रखकर अपने जहन में इस टॉपिक को आगे लेकर चलना है, क्योंकि जब आप नेट या IAS UPPSC जैसे एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो आपकी जो लॉजिकल जो एक कम्युनिकेशन स्किल है उसका डेवलप होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अब आप सीधे क्वेश्चंस नहीं आ सकते जी पहला यात्री कौन था जो भारत में जिसने कदम रखा पोर्तुगीज़ की तरफ से, वो गए जमाने, इस तरह के कोई इक्का दुक्का प्रश्न आ जाए, लेकिन उनके दम पर फिर सिलेक्शंस की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मसाला व्यापार करना और उस पर एकाधिकार स्थापित करके ईसाईकरण करना पुर्तगालियों का आरंभिक उद्देश्य था। लेकिन यदि मैं शेष 4 कंपनियों की बात करूं, यानी कि अंग्रेज, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, तो इनका जो आरंभिक उद्देश्य था वो व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देना और यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना था, ताकि अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त कर सकें। यानी कि आरंभिक उद्देश्य से जिन लोगों ने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया वो पुर्तगाली हैं, और इसके लिए पुर्तगालियों ने, मैंने बार बार आपको कहा, कार्ड्स अरमेडा व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी कि आपको परमिट लेना पड़ेगा हमारे इलाके से गुजरने के लिए। यदि हम बात करें उत्तरवर्ती उद्देश्यों की कि इन कंपनियों के उत्तरवर्ती उद्देश्य यानी कि लेटर जो इनके गोल थे वो क्या थे, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों की बात की जाए तो पुर्तगालियों का स्पष्ट था कि पूर्वी जगत एवं व्यापार के मध्य जो भी व्यापार हो रहा है, पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य जो भी व्यापार हो रहा है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, ताकि जो लाभ है वो किसी और कंपनी के साथ उसकी हिस्सेदारी नहीं बांटी जा सके। लेकिन ब्रिटिश कंपनी की बात की जाए तो ब्रिटिश कंपनी स्वयं को अखिल भारतीय राजनीतिक एवं साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्टैब्लिश या स्थापित करना चाहती थी। कुछ ऐसा ही मंसूबा जो 5वीं कंपनी थी फ्रांसीसी वो भी पाले हुई थी। तो पुर्तगालियों का यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि इन लोगों की जो शक्ति थी वो समुद्र की तुलना में थल पर बेहद कमजोर थे, और थल पर इस समय मुगलों का कोई मुकाबला नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं विशाल या मजबूत दुर्गों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। पुर्तगालियों का जोर शुरू से ही इस बात पर था कि हम समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करें। तो ये लोग व्यापारिक लाभांश कमाकर ही खुश थे, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेजों के स्पष्ट नीतियाँ थी कि हमें इस भूमि पर भी राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित होना है। पुर्तगालियों को पहला जो धक्का दिया गया वो डचों के द्वारा दिया गया। पुर्तगालियों की अर्थी स्वाली युद्ध में तैयार की गई, या इनके साम्राज्य को बिल्कुल एक तरह से पीछे से कवर नहीं दिया गया। लगभग इन लोगों ने अच्छी इनको मार लगाई, वो ब्रिटिशर्स थे। इस देश में जो 2 कंपनियां सबसे लास्ट तक संघर्षरत रही वो थी फ्रांसीसी और अंग्रेज। बेदारा युद्ध या बेडारा युद्ध 1759 में 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। उसमें भी डचों को पूरी तौर पर भारतीय व्यापारिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म से बेदखल कर दिया था अंग्रेजों ने। तो और डैन कभी भी इतने शक्तिशाली रूप में नहीं आए। तो अंत में जो 2 शक्तियां बची वो थी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। अच्छा, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग बेसिकली यूरोप से ही उलझे हुए थे। यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस कभी भी मिलजुल कर काम नहीं कर पाए। नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं। तो यूरोप में कहीं पर भी इन दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का टेंशन उत्पन्न होता, निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी कोने में ये दोनों कंपनियां स्थित होती, ये दोनों देश के प्रतिनिधि स्थित होते, उनमें टेंशन अवश्य बढ़ता, उनमें संघर्ष अवश्य बढ़ता। इसी बात को लेकर यहाँ पर भी कर्नाटक युद्ध हुए हिंदुस्तान में। यद्यपि ये यूरोप की घटना थी, लेकिन एक टेल एंड के रूप में, एक पिछलग्गू प्रभाव के रूप में ये आंच भारत तक भी आई, और दोनों कंपनियां 1746 से 3 कर्नाटक युद्धों में उलझी बुरी तरह से।
और फाइनली 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश की लड़ाई में जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था सर आयरकूट, उसने काउंट डिलाली और बुस्सी जो फ्रेंच गवर्नर या फ्रेंच एडमिरल्स या कमांडर इन चीफ थे, गवर्नर्स तो नहीं कहेंगे, वो सेनापति थे फ्रांसीसी, उन्हें पूरी तौर पर वांडीवाश की लड़ाई में परास्त किया। और भारतीय राजनीतिक और व्यापारिक जो जगत था, जो पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड था, वहाँ से इस नाटक पर हमेशा हमेशा के लिए, फ्रांसीसियों के नाटक पर, प्ले पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। और अब खुला मैदान तैयार था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो चाहते थे कि फ्रांसीसी फिर कभी, और यकीन मानिएगा जो 1763 में जब पेरिस संधि हुई फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के मध्य में, तीनों कर्नाटक युद्ध का अंत इस पेरिस संधि के द्वारा हुआ था। अब आप देखिएगा ये पेरिस संधि बेसिकली पेरिस में हो रही है, वहाँ पर युद्ध हुआ तो भारत में दोनों कंपनियों में युद्ध हुआ, पेरिस में यदि शांति स्थापित हुई तो भारत में शांति स्थापित हुई। यानी कि जो मैंने अभी कहा, चाहे युद्ध का मैदान भारत था, लेकिन ये जनरेट हो रही थी दोनों कंपनीज कहाँ, यूरोप से, इनके अपने मूल वतन से। तो जो परवर्ती उद्देश्य है वो आपने देख लिया, जो उत्तरवर्ती गोल या उद्देश्य था इन दोनों कंपनियों का वो आपने देख लिया। आगे आइएगा, इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। अब हमें देखना है कि इनके निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं इन कंपनियों के द्वारा। कल मैंने जो लास्ट जो एपिसोड था, चूँकि यहाँ पर भी कई बार गलती से ये चीज़ निकल जाती है ऑफलाइन क्लासेस वाला, एक अच्छी बात मैं आप लोगों को कहूँ, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। याद रखिएगा, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना ये दूर किनारा है, माना ये दूर किनारा है, पर हमने कब स्वीकारा है, हम दीपक हैं जलते रहते, हमसे पग पग उजियारा है। इस भावना को हमेशा अपने दिलो जहन में स्थापित कर लीजिए, अपने मन मस्तिष्क में इसकी गहरी छाप, इम्प्रेशन बना लीजिए। जब भी कभी आपको निराशा हो, इस बात को याद रखना, कई सारी उम्मीदें और उनके दिए आपकी मेहनत पर डिपेंड करते हैं, जिसमें आपके परिवार के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके स्वजन या आपके फ्रेंड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सबसे बढ़कर आपका अपना एग्जिस्टेंस है। चाहे लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन आपके लिए बेहतर वक्त है अपने आप को नरिश करने का, अपने मेरिट्स को पहचानने का और डीमेरिट्स को भी रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई करके उन्हें दूर करने का। मेरी शुभकामना आपको। तो देखिएगा, जो मेन फोर्स थे इन कंपनीज के, वो भारत में कहाँ कहाँ थे। हमने कल स्पष्ट किया था कि जो भारत का जो मालाबार तट है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो केरल वाला तट है, वहाँ पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में जो इनका जो वॉइस रॉय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक कोर्ट का एक फोर्ट का, एक किले का निर्माण करवाया था, और वो फोर्ट है सेंट एंजिलो फोर्ट या कन्नूर फोर्ट। तो सेंट एंजिलो फोर्ट या कन्नूर फोर्ट 1505 यानी कि 1505 ईस्वी में कन्नूर के अंदर जो पुर्तगाली जो वॉइस रॉय था, गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन चूंकि हम कल मतलब लास्ट एपिसोड तक देख चुके हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, मैंने यहीं पर पेन टैब पर बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ करके आपको बताया था। यदि डचों के प्रमुख दुर्ग की बात की जाए तो डचों का जो प्रमुख दुर्ग हमारे सामने आता है वो बंगाल में चिंतसुरा के अंदर जो निर्मित किया गया था। और ये जो फोर्ट है ये है गुस्तावुस फोर्ट। याद रखिएगा, गुस्तावुस फोर्ट या चिंतसुरा फोर्ट डचों का है। लेकिन यदि मैं बात करूं अपने ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स के प्रमुख तौर पर कई सारे दुर्ग आते हैं। इनमें मद्रास में 2 प्रमुख दुर्ग हैं। हम कल पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से इसको देख चुके हैं। मुझे माफ़ करिएगा इस बात के लिए कि बार बार जो कल शब्द आता है। मद्रास के अंदर इन लोगों ने अपना पहला जो फोर्ट स्थापित किया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। फ्रांसिस डे ने चंद्रनगर के राजा दरमेला वेंकटप्पा से पट्टा प्राप्त करके फिर मद्रास शहर और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। ये आप लोग देख लीजिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास में ही दूसरा जो किला स्थापित किया गया था वो था फोर्ट सेंट डेविड मद्रास के अंदर, राइट। तो ये 2 फोर्ट तो मद्रास में ब्रिटिशर्स ने स्थापित किए थे। और फोर्ट विलियम 1698 में जॉब चार्नाक के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसका पहला जो गवर्नर था कलकत्ता का वो था फोर्ट विलियम का चार्ल्स आयर, इसका प्रमुख पहला गवर्नर था। फाइन, ओके। यदि हम बात करें इनके प्रमुख व्यक्तियों की, अब आप एक बार पुनः इस बात को रिपीट कर लीजिए क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये है और अक्सर प्रश्न आता है। पुर्तगालियों का जो फोर्ट है, पुर्तगालियों का जो किला है वो है कौन सा आपके सामने, सेंट एंजिलो फोर्ट, राइट। कन्नूर फोर्ट भी कहा गया। डचों का जो महत्वपूर्ण किला है वो
जो स्थापित हुआ है बंगाल में चिंसुरा में, वो है कौन सा फोर्ट, गुस्तावस फोर्ट या चिंसुरा फोर्ट। मद्रास में ब्रिटिश कंपनी ने 2 किले स्थापित किए थे 1639 में। पहला जो था फ्रांसिस डे के द्वारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड। कलकत्ता में जो स्थापित किया था अपने किला वो था फोर्ट विलियम। फाइन, ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा प्रयास यही रहेगा, जैसे जैसे मुझे आप लोगों से कई बार नो डाउट इस लालच से हम इनकार नहीं कर सकते कि सामने जो ऑडियंस, स्टूडेंट्स या मित्रगण जो सामने बैठे हुए हैं इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रेरणा मिलती है हमें, और वो होते हैं शब्द, चाहे वो एक आलोचनात्मक ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत कारगर होते हैं। हमें भी इस चीज़ को जानने का मौका मिलता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए कितना कारगर है। इसी चार्ट को यदि अपन आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप लोग देखेंगे कि हमें अगले कॉलम में देखना है इन कंपनियों के प्रमुख व्यक्ति, या आप समझ लीजिए एक तरह से प्रमुख व्यक्ति या वॉइस रॉय, या यूँ समझ लीजिए कि गवर्नर्स, जो कमांडर इन चीफ जो भारत में आए और जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई इन कंपनियों को स्थापित करने में, वो कौन कौन थे देखिएगा। प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहली बात की जाए तो पुर्तगाली कंपनी। मैंने स्पष्ट किया था आपको कि वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया था, 1498 1498 और 1502 1502 ईस्वी में। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति और आया था, जो दूसरा व्यक्ति था पुर्तगाल से भारत में आने वाला। उसका नाम है, आप स्पष्ट देख रहे हैं स्लाइड में, पेड्रो अल्बारेज कैब्रोल। देखिएगा, पेड्रो अल्बारेज कैब्रोल, ये 1500 ईस्वी में भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। एंड फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर और वॉइसरॉय इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम वॉइसरॉय या गवर्नर था उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फाइन, ये 2 आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। हालांकि बाद में फिर आपको पुर्तगाली जो गवर्नर्स या जो वॉइसरॉय हैं उनमें अल्फांसो डी अल्मीडा आपको अल्बुकर्क आपको देखना है और नीनो डी कुन्हा आपको देखना है। तो ये जो पहला व्यक्ति है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय बना। आप वॉइसरॉय कह लीजिए या यहाँ पर गवर्नर कह लीजिए, कई लोगों को थोड़ी गलतफहमी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, अच्छा, जो एक प्रश्न और आता है, पहला पुर्तगाली जो भारत में आया उसका नाम है वास्को डी गामा, लेकिन जो दूसरा पुर्तगाली जो भारत में आया उसका नाम है पेड्रो अल्बारेज कैब्रोल। आप स्लाइड में बहुत स्पष्ट तौर पर ये यहाँ पर देख रहे हैं, पेड्रो अल्बारेज कैब्रोल। यदि ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो ये यहाँ थोड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम हमें प्राप्त होते हैं। देखिएगा, ब्रिटिशर्स में पहला जो हमने देखा फ्रांसिस डे स्पष्ट तौर पर अभी हमने कहा था कि 1639 में फ्रांसिस डे ने दरमिला वेंकटप्पा चंद्रनगर के राजा से पट्टा प्राप्त करके मद्रास नगर और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। अच्छा, एक व्यक्ति की और बात की जाए जिसको बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है, हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं, वो है गैरोल्ड ऑंगियार। जोब चार्नाक, जिसने 1698 में कलकत्ता की स्थापना करी। यदि हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो नो डाउट भारत में जो राजनीतिक सत्ता की स्थापना का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई, निर्णायक रोल अदा किया, प्ले किया, और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध ब्रिटिश कंपनी को विजय दिलाकर एक झटके में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का राज्य एक झटके में ब्रिटिश कंपनी की झोली में डाल दिया था। ये अलग बात है कि प्लासी के युद्ध के बाद ये फ्रंट पर आकर कंपनी नहीं खेली। बाद में 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार भारत के गवर्नर बनकर आए तो आपने यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था लागू करी, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव अपनी कंपनी की प्रशासनिक राजनीतिक अनुभवहीनता को समझते हुए अपनी कमजोरी से बेहद अच्छे से वाकिफ थे। तो अभी इनको उचित मौका नहीं मिला कि भले ही हम प्लासी युद्ध जीत गए हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन हमारा गोल है वो ट्रेड एंड कॉमर्स करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम राजनीतिक विवादों में उलझकर शेष भारतीय राजनीतिक ताकतों को युद्ध के मैदान का निमंत्रण दे दें और हम अपने प्रमुख उद्देश्य यानी कि व्यापारिक लाभ या व्यापार की गतिविधियों से ध्यान भटका लें। बहरहाल ये तो आने वाले जो लेसन्स या जो अध्याय होंगे उनमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी स्लाइड शो में। लेकिन अगले चैप्टर्स में, तो फिर यूरोपीय कंपनियों का पहला चैप्टर अपना चल रहा है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शुरुआती दौर में इस कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूरी तौर पर सीमेंटेड या कंक्रीट उसके पैरों को या उसके फाउंडेशन को किया गया। वो सज्जन रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। थोड़ा सा यहाँ पर एक इंक लाइट सी है, लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ये आपके सामने आ गया रॉबर्ट क्लाइव।
एक व्यक्ति और है सर आयरकूट। अभी मैंने कहा था कि जो तृतीय आंगल जो फ्रेंच युद्ध था उसका सेनापति था, और इसी सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को जो निर्णायक युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी 20 जनवरी 1760 को, वांडीवाश की लड़ाई, जिसके बाद फ्रांसीसी हमेशा हमेशा के लिए इस भारत की जंग को, भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को हार गए, छोड़ दिया। यद्यपि वो भारत से गए नहीं, लेकिन अब वो पूरी तौर पर डिपेंडेंट या आश्रित थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। आगे देखिएगा, खैर ये कॉलम। अब आप देखिएगा प्रमुख लोगों में यदि हम बात करें तो फ्रांसीसी कंपनियों में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। एक आता है फ्रैंको मार्टिन, याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है। फ्रैंको मार्टिन याद रखिएगा पौंडीचेरी बस्ती का प्रथम गवर्नर था, और पौंडीचेरी इनका मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ था किनका, फ्रांसीसियों का। तो पौंडीचेरी बस्ती का जो पहला गवर्नर था वो फ्रैंको मार्टिन था। लेकिन यदि बात की जाए द फर्स्ट गवर्नर और वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज इन द इंडिया वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस बात को हम अच्छे से देख चुके हैं। एक और व्यक्ति हमारे सामने आता है फ्रांसीसियों में, ला बूडोने। ला बूडोने याद रखिएगा मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर था जिसने प्रथम आंगल फ्रेंच युद्ध में भाग लिया था। एक व्यक्ति और आता है कैप्टन पैराडाइज, याद रखिएगा कैप्टन पैराडाइज ने भी प्रथम आंगल फ्रेंच युद्ध में भाग लिया था। एक सज्जन आते हैं बुस्सी, याद रखिएगा बुस्सी और गोडेहू। पहले आप बुस्सी को समझिएगा। बुस्सी जो है वो द्वितीय आंगल फ्रेंच युद्ध में भाग लिया था, और गोडेहू ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक तो गोडेहू काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक फ्रैंको मार्टिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोडेहू पौंडीचेरी का द्वितीय गवर्नर था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रेंच गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था, और पौंडीचेरी का जो द्वितीय जो फ्रेंच गवर्नर है उसका नाम हमें प्राप्त होता है गोडेहू। गोडेहू सेकंड पौंडीचेरी फ्रेंच गवर्नर है जिसने कि भाग लिया था द्वितीय आंगल फ्रेंच युद्ध में, उसने पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। फाइन। अब अगली जो स्लाइड्स में जो लूँगा उसमें मैं यहाँ से इसी अध्याय को आरंभ करूँगा। मैं अभी मेरा प्रयास है कि मैं छोटे छोटे आपको स्लाइड्स दूँ ताकि एक साथ आपके सामने मैटर नहीं है। जब तक अगली स्लाइड आए, अगला स्लाइड शो या एपिसोड आपके सामने आए, तब तक आप इस छोटे लेकिन काफ़ी हैवी कंटेंट, अच्छी तथ्यों वाली सामग्री को आप कंठस्थ कर लें, समझ लें अच्छे से, ताकि जब हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर आरंभ करेंगे तब फिर आपको कोई दिक्कत विशेष तौर पर ना हो। तो इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, वंदे मातरम। मुलाकात करेंगे हम अगली